Okay, so in the previous lecture, we started with the rights of the buyer, correct? उसमें से हमने ये सारे complete किए थे. We did suit for damages, suit for price, suit for specific performance. This is the first time you read about specific performance, right? वो painting वाला example दिया था मैंने auction sale में, right? आपको सिर्फ वही painting चाहिए. No amount can satisfy you. Okay, if the painting is say of rupees 10 lakhs, and if the auctioneer is ready to give you 2 crores and he tells you to forget the painting, so will you be satisfied with that? The answer is no. आपको वही पेंटिंग चाहिए, तो आप क्या करते हो? आप कोर्ट में जाके सेलर के बिहाफ के खिलाफ सूट फाइल करते हो, ठीक है? अगर कोर्ट आपकी बात समझता है एंड इफ द कोर्ट अग्रीज विथ यू, देन द कोर्ट विल इशू एन ऑर्डर, ओके, फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फिर सेलर को आपको वो पेंटिंग देनी ही पड़ेगी, ठीक है? बिकॉज अगर एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, देन देयर इज नथिंग मोर देन दैट, राइट? So specific performance we are done with. Next we also did section 59, breach of warranty. ठीक है, इसमें हमने दो ऑप्शंस थे, सेटअप अगेंस्ट द सेलर फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ प्राइस था, और ये वाला तो नॉर्मल था जो हमने यूनिट 2 में पढ़ा है, जो ऑप्शन बी है, sue the seller for damages for breach of warranty. So this is the normal damages, any compensatory amount which will satisfy the suffering party, उसको हम damages कहते हैं, ठीक है? So यहाँ तक हमारा हो गया था. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स देखो. अच्छा, ये जो राइट्स ऑफ बायर है ना, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, सेक्शन 60. अब ये समझ लेते हैं. विल टेक वन एग्जांपल. सो दिस इज द सेलर, दिस इज द बायर, ठीक है? यहां पर मैं ना एक टाइमलाइन बना लेती हूं. ओके, सो लेट अस से कि 1 Jan 2020 को, ठीक है, सेलर और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट बना था, ठीक है? कब बना था? 1 Jan 2020. एक अग्रीमेंट बना था सेलर और बायर के बीच में. क्लियर है? अब वो अग्रीमेंट में ये लिखा था कि 1 March 2020 को हम ये अग्रीमेंट जो है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे. तो आई विल राइट डाउन दैट दिस 1 March 2020 इज नथिंग बट डेट ऑफ एग्जीक्यूशन. डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है? 1 March क्या है? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है. 1 Jan को सेलर और बायर के बीच में सिर्फ एक अग्रीमेंट बना था, ठीक है? सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेट. व्हाट इज 1 Jan? 1 Jan is the date of making the agreement, and what is on 1 March? 1 March is the date of execution, ठीक है? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? उस दिन सेलर बायर को गुड्स सेल करेगा और बायर इसे पे करेगा. नॉर्मल एग्जांपल में ले रही हूं, ठीक है? दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, तो इसे हम कहेंगे डेट ऑफ एग्जीक्यूशन. तो 1 Jan को अग्रीमेंट बना था कि 1 March को हम ये अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? अब व्हाट हैपेंस इज ऑन 14th Feb, है ना, 14th Feb को सेलर बायर को इन्फॉर्म करता है कि जो हमारा अग्रीमेंट 1 March को एग्जीक्यूट होने वाला है, मैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा. मतलब अगर मैं इसको इन शॉर्ट समराइज करूं, द सेलर इज इन्फॉर्मिंग द बायर बिफोर द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन. ओके, द सेलर इज इन्फॉर्मिंग द बायर before the date of execution, that is on 14th Feb. And what does he inform? He informs that जो हमारा अग्रीमेंट जिस दिन एग्जीक्यूट होने वाला है, दैट इज ऑन 1 March, मैं वो अग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? द सेलर इज रेप्यूडिएटिंग. रेप्यूडिएशन का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना, करेक्ट? सो द सेलर इज कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट.
ड्यू डेट मतलब क्या, इसे हम ड्यू डेट कहेंगे, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन को, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अब इसमें होगा क्या वो हम देखने वाले हैं कंटेंट में, बट आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द हेडिंग। देखो ये पॉइंट ई पढ़ो, क्या लिखा है, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। तो अभी हमने टाइमलाइन बना दिया है, राइट। वी हैव सीन दैट 1st of March इज द ड्यू डेट, इज द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो 1st of March के पहले ही, दैट इज समवेयर अराउंड 14th Feb, सेलर इन्फॉर्म्स द बायर कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर में फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, या मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं अभी से ही, ठीक है। नाउ व्हाट यू ऑल डू, अपनी नोटबुक में राइट डाउन दिस हेडिंग, जो हेडिंग लिखी हुई है पॉइंट ई, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, एंड ये बना दो अपने नोटबुक में, राइट डाउन द हेडिंग और उसके बाद ये ड्राइंग बना लो, सो दैट यू ऑल कैन रिमेम्बर इट इन फ्यूचर ऑल्सो। अभी तो आपको समझ जाएगा बिना लिखे ही, बट हम एग्जाम के हिसाब से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से ही, ठीक है। सो आई विल स्टॉप ओवर, ठीक है, ओके, यस, लेट अस रीड डाउन। अब आपको हेडिंग समझ गया है, हम कंटेंट देख लेते हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन 60 क्या लिखा है इसमें, when the seller repudiates the contract before the date of delivery, करेक्ट, यहां पर भी सेलर ने कैंसिल कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, यहां पर उन्होंने लिखा है बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। उस केस में अब बायर क्या करेगा, देखो मैं वापस से आपको बता देती हूँ, अग्रीमेंट किस दिन बना था, 1st of Jan को, ठीक है। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या था, या डेट ऑफ डिलीवरी जो भी कह दो, 1st of March। तो ये 1st of March आने से पहले ही कहीं ना कहीं 14th of Feb को सेलर ने, ये जो बायर के साथ उसका ये अग्रीमेंट बना था, यहाँ पर ही वांट्स टू कैंसिल दिस अग्रीमेंट, ठीक है। उस केस में अब बायर क्या करेगा, तो वो अभी हमें देखना है। नाउ व्हाट विल द बायर डू इन सच अ केस, तो रीड अलोंग विथ मी, क्या लिखा है, देन द बायर में ईदर मतलब क्या, अब ईदर के बाद जो भी लिखा होगा, देर आर टू ऑप्शंस गिवन टू द बायर, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है जहां पर सेलर वांट्स टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, नाउ आई विल यूज द वर्ड रेप्यूडिएट, ठीक है, आपको मतलब समझ गया, रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। अब अगर seller wants to repudiate the contract before the date of delivery or before the date of execution, whatever you want to say, in that case buyer में either, okay, जब हम सिर्फ अगर इतना ही पढ़ते हैं तो हमें यहां तक समझ जाना चाहिए कि आगे जो भी लिखा होगा, that means the buyer will have two options, ठीक है, either से हमें समझ जाता है, right, so this is how you will interpret law, the buyer में either, let us read down क्या लिखा है, कौन से दो options हैं, he may either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue the seller for damages of breach of contract. Okay, simple सी बात है, सुनो। Now that as I told you, when we read the word either, we understand that there are further two options given. फिर आप लिखना, buyer has two options. One option is option number 1, buyer will treat the contract as subsisting. Buyer will consider the contract as subsisting and wait, ठीक है,
ऑप्शन 2 क्या है? चलो पहले ऑप्शन 1 को एनालाइज कर लेते हैं, देन विल कंसिडर ऑप्शन 2। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि 14th ऑफ फेब को सेलर ने बायर को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर में। उस केस में बायर के पास दो ऑप्शंस होते हैं तब। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ये जानने के बावजूद कि सेलर वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, इवन आफ्टर नोइंग दिस, इवन आफ्टर नोइंग द फैक्ट, buyer will treat the contract as subsisting and wait. Subsisting का मतलब क्या होता है? See, even after knowing that seller wants to cancel the contract, buyer ऐसा समझ के चलेगा कि 1st of March तक रुकते हैं। buyer ये अपने आप से कहेगा। buyer will treat the contract as subsisting. Subsisting का मतलब क्या होता है? He will कंसिडर कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा है और वो 1st of March तक रुकेगा, उसके पहले ही विल टेक नो एक्शन। सो इवन आफ्टर नोइंग द फैक्ट दैट सेलर वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही वांट्स टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बायर विल ट्रीट मतलब क्या? ही विल टेक अप, ही विल कंसिडर द कॉन्ट्रैक्ट एज सबसिस्टिंग, मतलब वो 1st of March का तभी भी इंतजार करेगा, subsisting, and he will wait till when? He will wait till the date of execution, that is 1st of March. देखो बायर को कब पता चला था कि सेलर wants to cancel the contract? बायर को तो I will write on 14th of Feb को ही पता चल गया था that the seller wants to cancel the contract. ये जानने के बावजूद buyer can either consider the contract as subsisting and wait till the date of execution. मतलब 14th ऑफ फेब को से पता चल गया, फिर भी वो 1st of March तक ऐसे रुकेगा जैसे ही इज नॉट अवेयर, राइट? वो ऐसे रुकेगा दैट ही विल स्टिल वेट फॉर द सेलर, ओके? और वो 1st of March तक कोई भी एक्शन नहीं लेगा, ही विल टेक नो एक्शन, ओके? सो ही विल कंसिडर द कॉन्ट्रैक्ट एज सबसिस्टिंग एंड ही विल वेट टिल 1st of March. अब अगर एक्चुअली देखा जाए इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है, वेट करने का क्या ही लॉजिक है जब आपको ऑलरेडी पता चल गया है दैट सेलर इज नो मोर इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट और इन फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वेट करने का क्या मतलब है, राइट? इसका मैं लॉजिक आपको अभी देने वाली हूँ, बट फर्स्ट लेट अस सी द सेकंड ऑप्शन, ठीक है? सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? अब बायर को कब पता चल गया था? बायर को तो 14th of Feb को ही पता चल गया था that seller wants to cancel the contract. तो सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि उस दिन पर ही, on 14th of Feb, उस दिन पर ही बायर भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, ठीक है? क्योंकि सेलर ने कैंसिल कर दिया है तो बायर भी कैंसिल कर देगा, एंड बायर विल स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस। क्योंकि इसमें गलती किसकी थी? सेलर की गलती थी, सेलर ने कैंसिल किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो बायर तो उसे स्यू कर सकता है कि पहले आपने हाँ बोला था 1st of Jan को कि हम परफॉर्म करेंगे, फिर बीच में यू वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, सो हियर बायर बिकम्स द सफरिंग पार्टी, करेक्ट? एंड सेलर बिकम्स द डिफॉल्टिंग पार्टी क्योंकि कैंसिल तो उसने किया। तो सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, विच इज अ मोर लॉजिकल ऑप्शन, दैट बायर भी 14th of Feb को ऐसे मान लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है एंड ही विल स्यू द सेलर, करेक्ट? तो मुझे एक बात बताओ, आपके हिसाब से भी कौन सा ऑप्शन लॉजिकल है? सेकंड ऑप्शन ही मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन है, राइट? कि बायर को 14th of Feb को ही पता चला तो वो भी समझेगा अच्छा ठीक है, अगर सेलर वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट सो लेट्स कैंसिल इट, बट आई विल स्टिल स्यू द सेलर एंड क्लेम डैमेजेस, करेक्ट? क्योंकि बायर का तो टाइम वेस्ट हो गया ना 1st of Jan से 14th of Feb तक, तो डैमेजेस तो क्लेम करने चाहिए बायर को, ठीक है? So this option, even according to me, is the most logical option. Correct? आपको भी यही लगता है? अब पॉइंट ये है कि अगर if this is the most suitable and logical option, तो फिर लॉ में हमें ये पढ़ना ही क्यों है फर्स्ट वाला? जब बायर को 14th of Feb को ही पता चल जाता है that seller wants to cancel the contract, so then why will he wait? Why will he wait till 1st of March? Tell me. क्या आपको कोई भी ऐसा रीजन लगता है? Does anybody wants to guess that why will he wait? कोई ऐसा आपको
बैकफुट पे? क्या आपको कोई ऐसा रीजन लगता है कि हाँ ये रीजन हो सकता है बिकॉज ऑफ विच बायर विल ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सबसिस्टिंग एंड ही विल वेट? डू यू फाइंड एनी रीजन? सो द रीजन इज वेरी वेल सेड दैट हो सकता है कि बायर ऐसा समझे दैट 14th of Feb को तो सेलर वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, लेट मी वेट टिल 1st of March। हो सकता है कि 1st of March आने तक सेलर मान जाए और हम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर लें, राइट? सो दिस अ स्मॉल फैक्टर ऑफ होप दैट लेट मी स्टिल कन्विंस द सेलर। या बायर ऐसा भी समझ सकता है कि 1st of March आने तक ऐसा हो सकता है कि सेलर के पास वापस से स्टॉक ये हो जाए, रिफिल हो जाए, वापस से सेलर को स्टॉक मिल जाए एंड देन ही विल सिंपली सेल इट टू मी, करेक्ट? सी द रीजन व्हाई सेलर कैंसिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ये हमें नहीं पता है और लॉ में हमें इन्होंने बताया भी नहीं है दैट व्हाई द सेलर वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 14th of March। तो हम ये एक स्लाइटली रीजन अज्यूम करके चल रहे हैं कि हो सकता है कि सेलर के पास स्टॉक खत्म हो गया है, ठीक है, और उससे ऐसा लगता है कि 1st of March तक भी स्टॉक नहीं आएगा, तो वो सिंपली 14th of Feb को कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, ठीक है? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? व्हाट आर द टू ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल टू द बायर? दैट ही विल कंसिडर द कॉन्ट्रैक्ट एज सबसिस्टिंग एंड ही विल वेट, करेक्ट? तो बायर ये होप में वेट करता है 1st of March तक बिकॉज ही हैज अ स्लाइट होप कि हो सकता है कि 1st of March जब तक आए तब तक सेलर के पास स्टॉक वापस से आ जाएगा and then he will sell it to me. So this is just a slight factor because of which option number 1 is still considered and it is prevalent. Okay, and इसलिए हमें ये लॉ में पढ़ने के लिए मिलता है that he might consider to still wait, okay, and consider the contract and treat the contract as subsisting, ठीक है? और सेकेंड ऑप्शन तो देखा जाए तो yes it is valid कि वो उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को rescinded मानेगा and he will sue the seller for damages, ठीक है? Now what have you done? You have written the heading, correct? फिर आपने वो ड्राइंग बनाया है, उसके बाद अब अपने वर्ड्स में राइट डाउन, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके देती हूँ, राइट डाउन in such a case write down buyer has two options, ठीक है? फिर ऐसे एक एरो बना दो, make these arrows, ओके और यहाँ पर जैसे एग्जैक्ट वर्डिंग है वैसे लिख लो, मैं आपको हाईलाइट कर के देती हूँ जो आपको लिखना है। सो राइट डाउन, जो आपको ऑप्शन 1 में लिखना है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, द बायर में either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, ये आपको एरो 1 में लिखना है, एरो 2 में लिखना है, और he may treat the contract as rescinded and sue for damages। तो जितना लिखोगे उतना ज्यादा बेटर याद होगा और उतना बेटर समझेगा। तो लिखा हुआ तो है यहाँ पर, बट स्टिल आई वांट यू ऑल टू राइट इन योर नोटबुक्स, ठीक है? ये दोनों जो मैंने एरो मार्क किया है, जितना मैंने हाईलाइट किया है, वो लास्ट में देयर इज दिस लाइन व्हिच इज गिवन, दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड एज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिसिपेटरी? एंटिसिपेटरी मतलब इन एडवांस, लिख लो चाहिए तो, मतलब इन एडवांस, एंटिसिपेटरी इन एडवांस। तो यहाँ पर वही चीज हुई थी, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आने के पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था, राइट? तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लिया था, तोड़ दिया था। किसने तोड़ा था? सेलर ने, राइट? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को का तो मतलब हमें पता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, कैंसिल करना, रेप्यूडिएट करना या व्हाटएवर। तो इसे हम एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। व्हाट इज एंटिसिपेटरी? समथिंग इन एडवांस। तो यहाँ पर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन तक भी सेलर नहीं रुका, उसके पहले ही उसने बायर को इन्फॉर्म कर दिया। सो दैट इज द रीजन दे आर सेइंग इट एज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ आपको सिर्फ इतना बोलें, व्हाट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो यू हैव टू refer to this section, section 60। ऐसे सेक्शन नंबर्स लर्न नहीं करने, एज ऑलवेज मैंने आपको बताया है, तो उसका लोड मत लेना, बिकॉज क्या होता है वो शुरुआत में काफी अच्छा लगने लगता है व्हेन यू एक्चुअली यू नो लर्न द सेक्शंस, बट देन दिस इज नॉट इवन वन चैप्टर, सो कंसिडर यू हैव सच 5 चैप्टर्स। तो वो सेक्शन नंबर्स में गुम हो जाओगे, तो बेटर है लर्न मत करो,
बट बी पिट पैट विद द प्रोविजंस कि अगर आपको एग्जाम में सिर्फ इतना हेडिंग दे देते हैं फॉर 2 मार्क्स, what is anticipatory breach of contract, so you can link to this point and you can write down this much content. ठीक है, and then of course give an example. जहां पर आपको पॉइंट सब अच्छे से समझा है ना, तो वहां पर लिखो ना एग्जाम्पल. क्यों एग्जाम्पल नहीं लिखना है? ऑलवेज स्टैंड आउट. देयर विल बी पीपल, देयर विल बी फ्यू स्टूडेंट्स जिनको क्वेश्चन ही नहीं समझेगा, तो वो एकदम ही स्किप कर देंगे क्वेश्चन. देयर विल बी सम अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु विल not understand the heading, but then they will fake it out. There will be some students who will understand the question and who will write the correct content. I want you all to be the students who will understand the question, write the content in addition to an example. So this is how you will make sure that your answers stand out. ये एक ही तरीका है, ठीक है. और हाँ, सेक्शन नंबर्स लर्न करने करो, मेक श्योर दैट दे आर प्रॉपर, है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सारे के आपने लर्न कर दिए फिर एंड में पूरी खिचड़ी बन गई, है ना. सो दिस इज पॉइंट नंबर ई. लेट अस सी पॉइंट नंबर एफ, लास्ट वाला, सूट फॉर इंटरेस्ट. अच्छा, ये हमने पॉइंट खैर कल ही डिस्कस कर लिया था. लेट अस रीड वन मोर टाइम. नॉट इंटरेस्ट का, ओके. देखो, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, है ना. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर कौन रहा है? सेलर कर रहा है, ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट द प्राइस हैज टू बी रिफंडेड टू द बायर. ये हमने कल देखा था क्या? दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, राइट. तो इस केस में क्या होता है कि अगर सेलर ने कुछ ब्रीच कर लिया और बायर हैज ऑलरेडी पेड फॉर द गुड्स, ओके, तो आई विल से दैट बायर हैज पेड फॉर द गुड्स, उसके बाद ब्रीच होता है, तो बायर क्या कहेगा कि भाई ले लो अपने गुड्स, मुझे तो भाई तुम अपना मुझे रिफंड दे दो, राइट. मैं तो अपने रिफंड में ही खुश हूं. तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, दैट आई विल से दैट बायर हैज ऑलरेडी पेड, ठीक है, सेलर ने भी इसे गुड्स दिए हैं. ये गुड्स लेके जाने के बाद, डू यू रिमेम्बर द राइस वाला एग्जांपल व्हिच आई हैड गिवन यू, कि जब बायर राइस खरीद के घर जाता है और वो ही स्टार्ट्स कुकिंग द राइस, तो वो राइस पकता ही नहीं है, ओके. दैट द कुक्ड राइस इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, ओके. तो व्हाट डज द बायर डू? द बायर विल टेक बैक द राइस टू द सेलर, और वो सेलर को दिखाएगा कि भाई ये जो राइस है वो पक ही नहीं रहा है, ओके, इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टेक बैक योर राइस एंड गिव मी माय रिफंड बैक, ठीक है. तो सपोज अगर हम ये वाला केस पकड़ते हैं, तो इस केस में क्या होगा? सेलर को रिफंड तो देना ही पड़ेगा, राइट. सेलर विल हैव टू गिव द रिफंड टू द बायर. तो ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या कह रहे हैं कि रिफंड देना पड़ेगा, मतलब क्या? सेलर को, बायर को वो प्राइस देनी पड़ेगी जो बायर ने पे की थी, ठीक है. अब प्राइस के एडिशन में सेलर को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. seller will also have to pay the interest. तो अब देखा जाए तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाए, कैलकुलेट कैसे किया जाए ये तो सबको पता है. ये पॉइंट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंटरेस्ट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए. व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट? तो लेट अस सी दैट. ओके, हाँ, ये हमने पढ़ लिया. व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर एंड द प्राइस इज टू बी रिफंडेड टू द बायर, द बायर हैज अ राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ प्राइस रिफंडेड टू हिम फ्रॉम, यहां से चालू हो रही है डेट, फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट वाज मेड. मतलब क्या? सपोजिटली सेलर ने बायर को गुड्स दिए थे 1 Jan को, और बायर ने भी 1 Jan को ही पे किया था, ठीक है. उसके बाद बायर वो गुड्स अपने घर पे लेके गया, ठीक है, फिर वो कुक नहीं हो रहे थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पर बायर जब सेलर से रिफंड मांगेगा, तो रिफंड तो मांगेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है. रिफंड में क्या क्या मांगेगा? एक तो प्राइस मांगेगा जो बायर ने ऑलरेडी पे की थी, उसके अलावा इंटरेस्ट भी मांगेगा. इंटरेस्ट कहाँ से शुरुआत होगी? व्हाट विल बी द स्टार्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट? दैट इज 1 Jan, जिस दिन बायर ने पे किया था उस दिन से लेके फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट वाज मेड. पेमेंट कब हुआ था राइस का? 1 Jan.
उसके बाद क्या लिखा है, द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट थिंक्स फिट। अब रेट की बात की जाए तो रेट कौन डिसाइड करेगा, द कोर्ट विल डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सूट फॉर इंटरेस्ट में दो चीजें बताई हैं, रेट तो सिंपल कट कोर्ट डिसाइड करेगा, बायर नहीं डिसाइड करेगा, सेलर नहीं डिसाइड करेगा, कोई थर्ड पार्टी डिसाइड नहीं करेगा, द कोर्ट विल डिसाइड द रेट। ठीक है, एट 5%, एट 2.51, व्हाटएवर इट इज। और मेन बात हमें क्या पढ़नी है, डेट पढ़ना है, फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वाज मेड, वहां से लेके जिस दिन रिफंड मिलेगा उस दिन तक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, सिंपल सा पॉइंट है ये तो। रेट तो क्लियर कट कोड बताएगा। रही बात ड्यूरेशन की, सो द ड्यूरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वाज मेड, जिस दिन आपने चावल का प्राइस पे किया था उस दिन से लेके जिस दिन एक्चुअली रिफंड बायर को मिलेगा तब तक, उस दिन तक ये जितना भी ड्यूरेशन रहेगा उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक फॉर्मूला लिखें तो कैसा होगा इंटरेस्ट का, पहले तो देखो हमें प्राइस मिलेगा, राइट, बायर को प्राइस मिल जाएगा, ये प्राइस, दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे, प्राइस इनटू द रेट विच द कोर्ट विल डिसाइड इनटू जितना भी ड्यूरेशन है, सपोज 30 डेज, 30 डिवाइडेड बाय 365 या 360 भी लेते हैं कुछ केसेस में। ठीक है, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले आप प्राइस लोगे, प्राइस इनटू द रेट विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट इनटू टाइम, जो ड्यूरेशन की हम बात करें, सपोज 30 डेज है, सो 30 डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन, आई विल वेट। yes yes there will be test on Tuesday, मैं ये आज ही अनाउंस करने वाली थी, that as today is Tuesday, so exactly 1 week there will be test. Yes, so we are done with the rights of the buyer. Let us quickly understand the duties. देखो फर्स्ट ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ बायर, फर्स्ट क्या है, ड्यूटी टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर देम इन एक्सचेंज फॉर पोजेशन। मतलब क्या, अगर आपने अपने घर पर कुछ डिलीवरी करवाई है ना, व्हेन आई हैव यूजुअली टेकन द एग्जांपल कि आपके जो लोकल शॉप्स हैं, आपने उनको फोन करके लिस्ट भेज दी आपको कौन से गुड्स चाहिए, फिर अब वो गुड्स लेके आपके डोर स्टेप पर आ रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है कि आप उनको दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो, राइट, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर देम। ठीक है, ये तो बेसिक राइट है, दिस इज द राइट नहीं सॉरी, दिस इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ द बायर कि आप गुड्स को एक्सेप्ट करो और उसके लिए पे करो। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटी टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। नाउ डू यू रिमेम्बर दिस पॉइंट, ड्यूटी टू अप्लाई फॉर डिलीवरी? हम जब डिलीवरी के रूल्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको एक पॉइंट में बताया था कि जब आप विजय सेल्स से कुछ खरीदते हो तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म के अंदर आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ता है। ठीक है, सो व्हेन यू आर राइटिंग योर एड्रेस दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग फॉर डिलीवरी, है ना, क्योंकि सेलर को तो पता नहीं कि इसको कहाँ पर डिलीवर करना है। सो अंटिल एंड अनलेस यू डू नॉट मेंशन दैट वेयर डू यू वांट these goods to be delivered, the seller is completely unaware, right? So you have to apply for delivery. And when I say that you have to apply for delivery, what does this mean in practical sense? That you have to express by mentioning in words your address, or specifically asking the seller to deliver it to this particular destination. ठीक है, तो बायर की ड्यूटी है कि वो डिलीवरी के लिए अप्लाई करे। ठीक है, सेलर को सपना नहीं आएगा कि इसको कहां डिलीवर करना है, इन शॉर्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ड्यूटी टू डिमांड डिलीवरी एट अ रीजनेबल आवर, है ना, तो द बायर कैन से दैट इसकी डिलीवरी आप सुबह 9 से 11 के बीच में ही करना, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द डे आई एम नॉट एट होम। तो ये सेलर की ड्यूटी सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसे फुलफिल करे। ठीक है, तो अगर इफ द बायर वांट्स टू स्पेसिफिकली मेंशन the hours, then he can get the delivery in those respective hours only. ठीक है, so duty to demand the delivery at a reasonable hour. Next, duty to accept installment delivery and pay for it.
अब देखो हमने एग्जाम्पल लिया है काफी बार 100 बेल्स ऑफ कॉटन, है ना। जब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आता है तो उस केस में ना बायर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है सेलर से कि वो वन गो में डिलीवर करे, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज क्वांटिटी, यू कैन नॉट डिलीवर इट इन वन गो। तो सेलर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है टू डिलीवर इट इन इंस्टॉलमेंट्स, राइट। तो सेलर को भी इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी करनी पड़ेगी, ही हैज नो ऑप्शन। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में, ऐसे सब्जेक्ट मैटर में, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट इन इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑफ कोर्स पे फॉर इट। ठीक है, बेसिक बेसिक ड्यूटीज लिखी हुई हैं। नेक्स्ट देखो, ड्यूटी टू टेक रिस्क डिटोरिएशन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। लेट अस रीड दिस। When the seller of goods agrees to deliver them at his own risk at a place other than where they are sold, the buyer shall take any risk of deterioration in the goods necessarily incident in the course of transit. The buyer and seller may however agree to the contrary in this regard. ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, अब अगर हम बात करें, इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दिस विजय सेल ओनली, तो इनका भी ना एक डायमीटर, एक रेडियस फिक्स्ड है। ठीक है, तो सपोजिटली इफ यू आर परचेसिंग इट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इफ यू वांट टू डिलीवर इट टू गोवा, ठीक है, तो आपने विजय सेल्स को गोवा वाली एड्रेस दे दी, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं हम इतना दूर तक तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, वी कैन मेक द डिलीवरी एनीवेयर इन महाराष्ट्र। ठीक है, बट आप उन्हें कन्विंस करते हो कि नहीं, आई वॉन्ट यू ओनली टू गो एंड डिलीवर इट इन गोवा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो सपोजिटली अगर विजय सेल्स मान भी जाता है, पर विजय सेल्स आपके सामने एक कंडीशन रखेगा। कंडीशन क्या रखेगा? he will say that okay I will deliver it in Goa, but ये जो महाराष्ट्र से लेके गोवा तक जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, अगर इस ड्यूरेशन में, इस ट्रांजिट में अगर गुड्स का कोई नुकसान हो जाता है, देन इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर मतलब किसकी? द बायर। देखो यहाँ पर क्लियर कट वर्ड्स में लिखा है, द बायर शैल टेक एनी रिस्क ऑफ द डिटोरिएशन इन गुड्स where the delivery is to be taken place at a place other than where they are sold. मतलब अगर विजय सेल goes out of its limits, out of the radius of delivery and is taking up the responsibility of delivering it in Goa, ऐसे अगर कुछ केसेस होते हैं एक्सेप्शनल केसेस में जहां पर विजय सेल्स अग्री भी करता है टू डिलीवर इट, बट इस केस में जो रिस्क फैक्टर है वो किसके सर पर रहेगा? द बायर शैल टेक एनी रिस्क in case of deterioration of any goods in the course of transit. ठीक है, तो अगर विजय सेल्स मान भी जाता है टू डिलीवर इट सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, बट इन सच केसेस अगर कुछ गुड्स को डैमेज हो जाता है, डिटोरिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या जो भी XYZ रिस्क है, देन द बायर शैल टेक सच रिस्क। ठीक है, तो ये कंडीशन रखता है सेलर बिफोर टेकिंग अप सच ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये भी इन्होंने सेफ साइड एक ड्यूटी एडअप कर ली है बायर के सर पर कि अगर आपको ऐसी कोई प्लेस पर डिलीवर करवाना है जो कि एक्सेप्शनल है, तो फिर रिस्क भी आप ही लो, हम डिलीवरी करवा लेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, बट जस्ट दैट टेक द रिस्क ऑन योर हेड। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी देखो, ड्यूटी टू इंटीमेट द सेलर when he rejects the goods. Now, again, I will link this to an example which we have already seen. Now, do you remember जब हम delivery of wrong quantity पढ़ रहे थे, है ना? तो कभी कभी क्या हो रहा था, you were getting less quantity, you were getting more quantity और you were getting mixed quantity, है ना? इन तीनों केसेस में आपको एक फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया था? The buyer can reject the goods. ठीक है, इसमें मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर बायर गुड्स को रिजेक्ट करता है तो बस उसे सेलर को इन्फॉर्म करना है। ये बायर की ड्यूटी नहीं है कि वो एक्चुअली फिजिकली वो गुड्स को उठा के सेलर के शॉप पर रख के आए। बायर की ड्यूटी क्या है कि बस वो उसे इन्फॉर्म कर दे। तो क्या लिखा है? ड्यूटी ऑफ द बायर टू इंटीमेट द सेलर दैट ही इज रिजेक्टिंग द गुड्स। तो बस उसे इन्फॉर्म करना है सेलर को बाय फोन कॉल और व्हाटएवर इट इज। ठीक है, बायर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो एक्चुअली जाके गुड्स को उठा के सेलर के दुकान पर रख के आए, ये ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी सिर्फ कहां तक लिमिटेड है, यू जस्ट हैव टू गिव द नोटिस टू द सेलर और इन्फॉर्म द सेलर।
ठीक है, तो बस वही लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू इंटिमेट द सेलर दैट ही रिजेक्ट्स द गुड्स। ओके, नेक्स्ट देखो, ड्यूटी टू टेक डिलीवरी, क्या लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम, he becomes liable to the seller for any loss occasioned by his neglect। okay, इसका एग्जाम्पल सुनो, ये भी हमने लिया है, दिस इज, अच्छा एक मेरी एडवाइस है कि जब आप ये पढ़ रहे हो ना, ये लेक्चर वापस से देख लेना, बिकॉज देयर आर वेरी स्मॉल एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन इन केस इफ यू हैवंट नोटेड इट डाउन। अच्छा, डू यू रिमेंबर दिस सेक्शन 44 हम पढ़ रहे थे, वो वेयर हाउस वाला एग्जाम्पल याद है आपको, जहां पर सेलर इन्फॉर्म करता है बायर को कि भाई मैंने आपके गुड्स मेरे वेयर हाउस में रखे हैं, आके लेके जाओ। तो सेलर एक जेंटल रिमाइंडर भेजता है, नंबर ऑफ नोटिसेस भेजता है, और फिर एक फाइनल नोटिस भेजता है। फाइनल नोटिस में ये लिखा होता है कि अगर आप एक दिन में आके गुड्स की डिलीवरी नहीं लेके जाते हो, तो मैं ये गुड्स को उठा के मेरे वेयर हाउस के बाहर रख दूंगा। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, इवन आफ्टर रिसीविंग फाइनल नोटिस द बायर डज नॉट शो अप। तो अब सेलर क्या करेगा, सेलर अपने वेयर हाउस से गुड्स को उठा के बाहर रख देगा। तो जब ये बाहर रख देता है, नेक्स्ट डे देयर इज रेन, ओके, और रेन में वो खराब हो जाते हैं। तो अब इसका जो रिस्क है वो कौन बेयर करेगा, द बायर ओनली हैज टू बेयर द रिस्क, क्योंकि इसमें सेलर की दूर दूर तक कोई गलती नहीं है। सेलर ने नोटिस भेजा, जेंटल रिमाइंडर भेजा, फाइनल नोटिस भेजा, राइट, सेलर हैज डन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम हिज पार्ट। तो अगर ये नेक्स्ट डे पर अगर ये गुड्स को बाहर रख देता है, ठीक है, और ये गुड्स बाहर पड़े पड़े खराब हो जाते हैं, तो इसका रिस्क कौन बेयर करेगा, द बायर हैज टू बेयर द रिस्क। बस वही चीज लिखी है, देखो देखो, section 44 is written over here just for your reference। he becomes liable, who, he, buyer becomes liable to the seller for any loss occasioned by his neglect to take delivery। तो यहाँ पर सेलर उसे बार बार बुला रहा था कि भाई आके अपने गुड्स लेके जाओ, मैंने अपने वेयर हाउस में रखे हैं, टेक योर गुड्स, टेक योर गुड्स, बट इन दिस केस बायर आता ही नहीं है लेने के लिए, बायर डज नॉट शो अप, right? So what will the seller do after a certain period of time? He will just keep these goods out of his warehouse। अब अगर बाहर पड़े पड़े थ्रू सनलाइट, थ्रू हीट, थ्रू रेन्स, अगर कुछ भी रीजन है खराब हो जाते हैं, तो इसका रिस्क, इसका जो लॉस है वो बायर ही बेयर करेगा। मतलब क्या, मैंने से दिस, अब सुनो, अब गुड्स बाहर पड़े पड़े खराब हो गए, ठीक है, अच्छा एक इसमें अजम्पशन क्या किया था, दैट बायर हैज ऑलरेडी पेड फॉर दीज गुड्स, राइट, नहीं तो सेलर क्यों रखेगा बाहर, ठीक है, तो ऐसा पकड़ लो, बायर हैज ऑलरेडी पेड फॉर दीज गुड्स, बट बायर आके डिलीवरी ले ही नहीं रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जेंटल रिमाइंडर नोटिस, फाइनल नोटिस सब पहुंच गया बायर को, स्टिल ही डज नॉट शो अप। फिर नेक्स्ट डे सेलर ने क्या किया, ये गुड्स सेलर ने बाहर रख दिए, फिर पड़े पड़े खराब हो गए। फिर अब 2-3 महीने के बाद बायर गेट्स अप फ्रॉम हिज स्लीप, ओके, एंड ही कम्स टू द सेलर कि भाई हाँ गुड्स दे दो, है ना। तो अब इस केस में जब बायर अपनी नींद से उठकर सेलर के पास आता है आफ्टर 2-3 मंथ्स एंड ही क्लेम्स फॉर द गुड्स, तो सेलर क्या बोलेगा, भूल जाओ, ठीक है, वो गुड्स आर वैनिश्ड, गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, इवन आई डोंट नो वेयर द गुड्स आर। नाउ इफ यू वांट टू परचेज द गुड्स यू हैव टू पे फ्रेश पेमेंट। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग व्हेन आई से कि अब ये जो गुड्स का जो नुकसान हो गया है, इसका लॉस कौन बेयर करेगा, द बायर हैज टू बेयर द लॉस फॉर इट। ठीक है, तो बायर ऐसा नहीं कहेगा कि डू यू रिमेम्बर कि मैंने आपको पे किया था, तो मैंने आपको पे ऑलरेडी किया है, राइट, तो गिव मी द गुड्स। तो बायर, सेलर क्या कहेगा, ये जो पेमेंट था ना, ये वाले गुड्स के लिए था, अगर आपको गुड्स अब नए चाहिए तो नया पेमेंट करो। ठीक है, तो ये पेमेंट के बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द बायर विल हैव टू बेयर द लॉस। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 44। और लास्ट वाला क्या ड्यूटी है, देखो, ड्यूटी टू पे द प्राइस, ये तो प्राइमरी ड्यूटी है, मुफ्त का तो कुछ नहीं मिलता है, करेक्ट। और लास्ट क्या है, ड्यूटी टू पे डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। मतलब क्या, नॉन एक्सेप्टेंस, अब this example which I have given you all, suppose this person, this shopkeeper comes to my doorstep and is delivering me the goods, but मैं दरवाजा ही नहीं खोल रही हूँ, okay, या मैं हर टाइम I am out of my house or I'm purposely not accepting the goods,
है ना, इंटेंशनली एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर इफ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स पर्पसली, इफ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स, ओके, तो उस केस में सेलर का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, बिकॉज उसने स्पेसिफिकली मेरे लिए गुड्स का प्रोविजन बना के रखा था। वो वाले गुड्स वो कोई न्यू बायर को सेल ही नहीं कर रहा है, बिकॉज उसको ये पता है दैट आई विल बाय द गुड्स। सो कीपिंग यू नो my purchase in mind, he keeps those goods in his warehouse, okay, he makes a provision of those goods, और देखा जाए तो यहाँ पर मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो उसका तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। सो इन दिस केस इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू पे फॉर द डैमेजेस। डैमेजेस मतलब क्या, उसको सेलर को कुछ एडिशनल कॉम्पेंसेटरी अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज उसने सेलर का कहीं ना कहीं नुकसान करवाया है बाय नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स ऑन टाइम, ठीक है। दिस इज सेक्शन 56। तो देखा जाए ड्यूटीज काफी सिंपल है, काफी लॉजिकल है, यू जस्ट हैव टू मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द राइट्स, ठीक है। अब कल के लिए एक और कंसेप्ट है विच एक पेंडिंग है, दिस वन, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। ये दिस विल बी कंप्लीटेड इन 15 मिनट्स एंड देन वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर यूनिट। थोड़ा हम कल फिर हम रिविजन कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज देन वी विल नॉट स्टार्ट विद यूनिट 4। So we will complete this concept and then we might read the summary points. Okay, ठीक है। और also अगर आपको कोई doubt है, so make sure you collect your doubts and ask me tomorrow, because then there'll be a huge gap, ठीक है। चलो, I'll see you all tomorrow then.